के साथ संकलन सूची से ये स्पष्ट हो रहा है कि जहां रेलवे और राज्य सरकार का 50-50 परसेंटेज का शेयरिंग होता है, जिसके आधार पर आरओबी और आरयूबी का निर्माण किया जाता है। रेलवे का 50% होता है कि सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, राज्य का 50% होता है कि वो उस जगह के लिए अप्रोच रोड देना, लैंड एक्विजिशन देना, जिसमें जो समय लगता है और जो उनकी ये आपकी बजट लगती है, वो करीब करीब 50% से बढ़ करके वो 60% हो जाता है। तो ये मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या डिपॉजिट के आधार पर जो काम किया जा रहा है उसके एक्चुअल कॉस्ट का अगर 50% हो तो राज्य सरकार के ऊपर में जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा राज्य हित में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे से संबंधित है। रेलवे देश के साथ साथ इस राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण धमनियां है, जिससे संचार का साधन है, चाहे माल ढुलाई हो, चाहे यात्रियों की ढुलाई के विषय हो। संपार फाटक लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे की तरफ से यह प्रावधान है कि वो 50-50% के शेयर बेसिस पर आरओबीज या आरयूबीज का निर्माण कराती हैं। मान्यवर, लेकिन इसमें एक बड़ी तकनीकी विसंगति इस बात की है कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय आरओबी या आरयूबी के निर्माण में सिविल कंस्ट्रक्शन का 50% देता है। सिविल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि पुल को खड़ा करने में जो सिविल कंस्ट्रक्शन होगा उसका 50% राज्य सरकार देगी और 50% केंद्र सरकार देगा। लेकिन ये सर्वविदित है, सारे लोगों को मालूम है, राज भाई भी बैठे हुए हैं, उनका भी मामला है, सारे लोगों को मालूम है कि इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के अलावे अप्रोच रोड के लिए लैंड एक्विजिशन, ये तमाम खर्चे भी समाहित होते हैं। लेकिन अभी तक व्यवहार रूप में यह होता आया है कि आरओबी आरयूबी के सिविल कंस्ट्रक्शन का 50% तो रेलवे दे देता है, लेकिन एलए यूटिलिटी शिफ्टिंग और अप्रोच रोड के निर्माण का पैसा भारत सरकार या रेल मंत्रालय से नहीं मिलता है। सामान्य तौर पर इसके दूरगामी परिणाम यह होते हैं कि लागत राशि जो है वो हमारी 50 के जगह 60-65% हो जाती है, जिसका द्रष्टव्य भी है। लेकिन चूंकि मामला भारत सरकार और रेल मंत्रालय से संबंधित है, तो मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि रेलवे को इन व्यावहारिक कठिनाइयों के संबंध में विभाग की तरफ से एक पत्र दिया जाएगा, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि आरओबी आरयूबी में वास्तविक जो 50-50% की हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को मेंटेन करना भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए आवश्यक है। दूसरा कोई पूरा सर दो है मेरा, मैं एक और मतलब सेकंड लास्ट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि राज्य में रेलवे के द्वारा आइडेंटिफाइड लेवल क्रॉसिंग्स होती है जो ऑलरेडी अप्रूव होती है, जिसको प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन राज्य के अंतर्गत कहीं और भी आपकी ट्रेस पासिंग लोकेशन है। ट्रेस पासिंग लोकेशन मतलब वो होता है कि जहाँ पे फाटक का परमिशन नहीं है, लेकिन उसके आसपास रहने वाले जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं उनके जान माल को थोड़ा असुरक्षा रहता है। तो मेरा मंत्री जी से ये अनुरोध है कि क्या कोई फिजिबल स्ट्रक्चर को का अगर अप्रूवल हो जाए, जिसके वजह से हमारे जो अगल बगल में ग्रामीण लोग हैं उनकी जान माल की रक्षा हो सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य का बड़ा समीचीन प्रश्न है। वास्तव में रेलवे के जो नियम है वो ये कहते हैं कि जो रोड लेवल क्रॉसिंग होगी, संपार जहां पर फाटक होंगे, सिर्फ वहीं पर आरओबी या आरयूबी बनाने के लिए रेल मंत्रालय पैसा देता है। जो ट्रेसपासिंग लोकेशंस हैं, जैसे कि बस्ती के बीच से रेल लाइन पास कर रही हो, तो लोग आना जाना करते हैं, और जिन जगहों पर रेलवे ने उनको संपार फाटक के तौर पर चिन्हित नहीं किया है, वहां पर भारत सरकार या रेल मंत्रालय के द्वारा कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जनहित में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम लोग भारत सरकार रेल मंत्रालय से आग्रह करें कि टीवीयू माने ट्रैफिक वर्दीनेस के हिसाब से जहां आरओबी आवश्यक है आरओबी हो, जहां आरओबी आवश्यक नहीं है वहां पर रोड अंडर ब्रिज बनाकर ग्रामीणों को
आवागमन की सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि इसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों की जान भी जाती हैं। लेकिन ये दोनों ही विषय चूंकि भारत सरकार से संबंधित हैं, तो मैं विभाग के माध्यम से एक आग्रह पत्र इन विसंगतियों को लिखित करते हुए भारत सरकार को भेजना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल है। जब मैंने अपना वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने ये बताया था कि झारखंड में खास करके भारतीय रेलवे की तरफ से जो हमारा मैक्सिमम हेवी लोडिंग स्टेशंस हैं, वो आपका धनबाद और चक्रधरपुर है। और साथ ही अगर आप देखें तो रेलवे का जो रेवेन्यू है, उसका मैक्सिमम पार्ट्स में झारखंड का योगदान रहा है। उसके बावजूद झारखंड में हमारे चाहे रेलवे की क्रॉसिंग हो, चाहे आरओबी हो, आरयूई हो, या हमारे यात्रियों की सुविधाओं हो, उसके लिए बहुत हमने लंबे गैप का हम लोगों ने इंतजार किया है कि हमारे यात्रियों को वो सुविधा मिले। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट इनके सामने अपनी मांग रखते हुए झारखंड में हमको जो रेलवे को हम आय देते हैं और हमारे राज्य के यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं या आधारभूत संरचना है, उसके बीच में जो असंतुलन है, उसको सुनिश्चित करते हुए, उनको रेखांकित करते हुए क्या कोई नया प्रस्ताव या कोई पहल मंशा रखती है कि हमारे राज्य के वासियों के लिए, क्योंकि जो भी हम सवाल उठाते हैं वो राज्य के लोगों की, जनता को सुरक्षित और उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए सवाल उठाते। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, झारखंड का सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए, झारखंड में रेल लाइनों का, रेलवे का अधिष्ठापन जो हुआ था, वो नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं हुआ था, माल ढुलाई और खनिजों की सुविधा के लिए हुआ था। परिस्थितियां मान्यवर एक वही हैं। आज भी रेलवे को राजस्व के तौर पर झारखंड से मिलने वाला बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन अगर आप रेलवे के माध्यम से झारखंड की रेल परियोजनाओं में और झारखंड की जनता की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाने वाली राशि का अनुपात देखेंगे, तो कमोबेश वही है कि झारखंड के बैंकों में ऋण जमा अनुपात के मामले गुजरात और झारखंड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। माननीय सदस्य का बड़ा उचित प्रश्न है। मैं जरूर यह प्रयास करूंगा कि हम लोग भारत सरकार के रेल मंत्रालय को यह याद दिलाएं कि अगर झारखंड आपको रेलवे का इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, तो वैसी स्थिति में उस रेवेन्यू का एक समुचित हिस्सा झारखंड के लोगों की बेहतरी के लिए, चाहे वो रेल सुविधाओं के विकास के मामले हों, चाहे सुरक्षा के मामले हों, चाहे हमारे स्टेशन के मामले हों, चाहे हमें यात्री गाड़ियां चलाने अधिकाधिक मिलने के मामले हों, उस पर खर्च किया जाना चाहिए। यह आग्रह हम लोग जरूर करना चाहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी। मनोज कुमार यादव जी महोदय, अब मनोज कुमार बैठिए, अभी बैठ, बाद में राजा साहब बाद में अभी मनोज जी को पुकार दिए, अभी मनोज जी को पुकार दिए। माननीय सदस्य मनोज जी अब थोड़ा देर बाद आगे माननीय मनोज जी सर निकल रहे। आपका पूरक क्या है महोदय? मेरा प्रश्न है महोदय कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही प्रखंड के 4 माइल NH 33 से रालो लठिया होते हुए करियातपुर GT रोड तक 14 किलोमीटर आरईओ योजना अंतर्गत सड़क बनी हुई है। इसको पथ निर्माण में अधिग्रहित करने के लिए अनुरोध किया गया महोदय। तो उत्तर आपको प्राप्त है? उत्तर है महोदय, उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है महोदय कि डिफेक्ट लायबिलिटी अभी जारी है, जिसके कारण इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, उसके बाद विचार करेंगे। मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि इसका जो डिफेक्ट लायबिलिटी है 21/3 को खत्म हो रहा है महोदय, 21/3/26 को खत्म हो रहा है महोदय। तो मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूं महोदय का आश्वासन दे दिया जाए महोदय कि डिफेक्ट लायबिलिटी खत्म होगा तो इसको हम अधिग्रहित करके इसको बनवा देंगे, यही हम अनुरोध है मंत्री महोदय। माननीय मंत्री, विभाग ने बड़ा समुचित उत्तर दिया है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि 21/3/2026 को इसके डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि समाप्त हो रही है। तो मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस सड़क के ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग के हस्तांतरण हेतु उनका एक अनुशंसा पत्र आ जाए,
सरकार ट्रैफिक सेंसस करा के निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। बहुत धन्यवाद महोदय। अनुशंसा पत्र शीघ्र दे देंगे महोदय और आश्वासन के अनुरूप इसका कार्य करा देने का अनुरोध करता हूं महोदय। धन्यवाद। मनोज, मान्य सदस्य आलोक कुमार चौरसिया। आलोक कुमार चौरसिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है और गर्मियों को देखते हुए सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। गढ़वा जिला के बरगर प्रखंड के परसवार पंचायत टेहरी ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया गांव है महोदय, और बरकोल पंचायत के टेहरी, बरकोल खुर्द, गोठानी, परसवार पंचायत के जल जीवन मिशन की स्थिति बहुत खराब है महोदय। मैं वहां का फोटो लेकर आया हूं। मंत्री जी जवाब दे हमको कि इसमें क्या जल जीवन मिशन में जिस तरीके से पूरे गढ़वा पलामू में जो गड़बड़ी हुआ है, उसमें मंत्री जी से हम जवाब लेना चाहते हैं कि ये चलेगा कि जल जीवन मिशन में जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता लाजमी है महोदय, लेकिन एक पूरक उनका है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव। माननीय मुख्यमंत्री जी कब कौन गांव को गोद लिए हैं उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है महोदय, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जाना चाहेंगे जिन पंचायतों के जिक्र किया है उन पंचायतों में परसवार, बरकोला, बरकोल, इन पंचायतों में कई योजना चल रही है महोदय, जिसमें टेंगारी में क्लस्टर, परसवार में गोठानी में क्लस्टर नंबर 4, टेहरी क्लस्टर नंबर 5, कई योजनाएं संचालित है महोदय। और माननीय सदस्य का जो पूरक विषय है कि योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अब तक चालू नहीं किया गया महोदय। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि योजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है। कई योजनाओं में संवेदक के द्वारा लापरवाही किया गया है, उसके लिए उसको हम लोग दीवार करने की प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं महोदय, अति शीघ्र उसको ब्लैकलिस्ट करें। लेकिन जो योजनाएं शेष योजनाएं हैं, क्योंकि फिर वही बात कहेंगे तो विपक्ष के लोग कहेंगे कि आप तो राशि करते रहते हैं। केंद्रांश नहीं मिला है महोदय, जिसके चलते कुछ योजनाएं अधूरा काम पड़ा हो महोदय। जो ही केंद्रांश मिलेगा और राज्यांश मिलाकर हम उन योजनाओं को पूरा करेंगे महोदय। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार की जो संकल्प है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल देंगे, वो निश्चित तौर पर गढ़वा जिला के और गढ़वा के लोगों को भी देंगे महोदय। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस गांव में जहां बूढ़ा पहाड़ है, वहां पे उन्होंने जाकर सभा करने के काम किया था, और उन्होंने खुद अपने से बोले भी थे कि इस क्षेत्र में जो भी पानी की समस्या हो। और मैं आपका सर अध्यक्ष महोदय, देखिए हम वहाँ के लोगों से वीडियो फोटो लाया हूँ महोदय, जो मेरे पास है, मैं आपको भिजवा दूंगा। वहाँ स्थिति ऐसा है महोदय कि पूरे गढ़वा जिला का डाल्टनगंज विधानसभा का 2 ब्लॉक, भंडरिया ब्लॉक और बरगर ब्लॉक गढ़वा में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर सटा हुआ है महोदय। अभी आप जाके देख लीजिए जितना भ्रष्टाचार खासकर गढ़वा जिला के बरगढ़ भंडरिया में जल जीवन मिशन में हुआ है। मैं तो मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूरे जल जीवन मिशन की आप जांच कराइए, पूरे झारखंड की, और वैसे संवेदक के ऊपर आप कार्रवाई करने के काम करिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर महोदय, जिस जहां पे बोरिंग हुआ है महोदय, वहां पे पानी नहीं निकला, और संवेदक पैसा निकालने के लिए वहां पे जबरदस्ती मोटर, जबरदस्ती टंकी खड़ा करके पैसा निकाल लिया है महोदय। वैसे लोगों पर अगर आप कार्रवाई नहीं करिएगा और बोलिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कैसे विकास होगा महोदय। मंत्री जी ये जवाब दे कि जो लूट मचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव है, तो स्वाभाविक है कि वहां पे विकास अच्छी होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है महोदय। मंत्री जी गोल मोटल जवाब दे के हम लोग को कह देंगे कि नहीं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे झारखंड और पूरे पलामू और गढ़वा का जितना जल जीवन मिशन है, उसको आप जांच कराने के काम करिए, और वैसे संवेदक के ऊपर आप कार्रवाई करने के काम करिए जो इसमें सम्मिलित है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो पूरे राज्य का बात करने के ना अपना पूरक विषय को भूल गया। पूरक विषय को ही भूल गया। अभी तो पूरे राज्य का जल जीवन मिशन का जांच कराने का
अब मांग कर रहे हैं महोदय, हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए। इधर आज आप आपको- मंत्री जी खड़ा हो गए हैं तो जवाब तो ले लेना। आज माननीय सदस्य ले लेना। आपको पूरा एकदम 100% असंतुष्ट करेंगे। संतुष्ट नहीं करेंगे, असंतुष्ट करेंगे। माननीय आप जो चाह रहे हैं वही बोलेंगे। कागज भिजवा दीजिए, कागज ला। वही करेंगे, आप जो समझ रहे हैं वही करेंगे। बैठिए ना। मान्य सदस्य बैठिए। ये माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस विषय को लेकर के आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गोद लिया हुआ गांव है, उनको जानकारी देना चाहते हैं महोदय कि गोद लिया हुआ गांव नहीं है। वो गढ़वा जिला के बड़गढ़ प्रखंड में परसवार पंचायत में टेंगरी गांव में गए थे महोदय, उस बूढ़ा पहाड़ में। उसमें यह बात उन्होंने कही थी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम समुचित व्यवस्था पेयजल की करेंगे। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे। 2023 का मामला है महोदय, लेकिन गोद नहीं लिए हैं। इस बात को अपने कथन में कहे थे महोदय, अपने वक्तव्य में कहे थे कि हम लोग उसका सुचारू व्यवस्था कर देंगे। लेकिन महोदय जो योजनाएं पूर्व से चल रही थी, हम माननीय सदस्य को इसी बात को कह रहे हैं कि जो जिन पंचायतों का उल्लेख किए हैं, जिन गांवों का उल्लेख किए हैं, उसमें संवेदकों पर कार्रवाई किए हैं महोदय। और संवेदक हमारी प्राथमिकता रहता है महोदय कि हर हाल में लोगों को पेयजल दे। और जिसमें देखिए क्लस्टर नंबर 4 के संवेदक मेसर सनराइज अयान कंस्ट्रक्शन काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है महोदय 2 महीना पहले से। क्लस्टर नंबर 5 संवेदक मेसर्स एलिजा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रोहतास बिहार, उसको भी काली सूची में डालने की प्रक्रिया चल रही है महोदय। कुछ योजनाएं जिनका सोलर पैनल हवा आंधी से उड़ गया था, उस सोलर पैनल को हम लोग संवेदक को निर्देश दिए कि अति शीघ्र ठीक कराएं। और जो कुछ योजनाएं रह गया महोदय, फिर उसी जगह पर आएंगे कि राशि के अभाव में कुछ योजनाएं लंबित है। जो भी राशि हमको प्राप्त होगा विभाग को महोदय, तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं को पूरा करेंगे। अब हम समझते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय संतुष्ट हो गए होंगे। अब इसमें अब कहीं कोई विषय नहीं रह गया महोदय। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।